हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछली जो वीडियो थी दोस्तों, उसमें अपन ने रक्त की जो कणिकाएँ रक्त कणिकाएँ हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु, उनके बारे में विस्तार से जान लिया था। और आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको रक्त प्लाज्मा है, रक्त प्लाज्मा के बारे में और जो ब्लड ग्रुप्स है उनके बारे में अपन आज की इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का द्रव होता है, हल्के पीले रंग का। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको यह भी बता दिया था कि इसमें 90% जल होता है, यानी पानी होता है, और बाकी 10% इसमें क्या होते हैं, जो भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में वो सारे पदार्थ आ जाते हैं, जैसे कोई अपना हार्मोन है, या अपन जो भोजन करते हैं, भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, ये सारे पदार्थ इन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने पूछ लिया कि प्लाज्मा का जो रंग है वो पीला किस कारण से होता है। तो देखिए यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर बिलीरुबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है। बिलीरुबिन के कारण इसका रंग पीले रंग का, ये जो प्लाज्मा है किसके कारण, बिलीरुबिन के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। और यदि प्लाज्मा के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, यदि प्लाज्मा में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो उस व्यक्ति को पीलिया हो जाएगा, यानी कि उसका शरीर कैसा हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रोटीन, जिसमें मैं आपको बता दूं, जिसका नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन, इसे हम आईजी के नाम से भी जानते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, इसे प्रतिरक्षी प्रोटीन भी कहते हैं। प्लाज्मा के अंदर दो प्रकार का प्रतिरक्षी प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रोटीन के आधार पर ये प्रोटीन प्लाज्मा में और आरबीसी के अंदर, आरबीसी के सतह पर जो है दो एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। अब ये जो प्रोटीन है, इसी प्रोटीन और इन्हीं एंटीजन के आधार पर जो मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है, उस ब्लड ग्रुप को, यानी जो रक्त है मनुष्य का, उसको 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में आपने रक्त समूह के नाम सुने होंगे, ए, AB, B, O, ये सब क्या है, रक्त समूह है। तो इन रक्त समूहों की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। अब मैं आपको ब्लड ग्रुप बना करके बता देता हूं कि ब्लड ग्रुप किस प्रकार से बनते हैं। तो इसे एक सारणी की सहायता से अपन समझ सकते हैं अच्छे से। यहां पे मैं रक्त समूह के नाम लिख देता हूं। रक्त समूह, यहाँ एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी, और प्रतिजन। मान लीजिए यदि ब्लड ग्रुप ए है, यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें प्रतिरक्षी
बी उपस्थित होगा और प्रतिजन ए। यदि ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें प्रतिरक्षी ए और प्रतिजन बी उपस्थित रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनमें समान प्रतिरक्षी और प्रतिजन उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि यदि ये समान होंगे, समान आपस में क्या करते हैं, ये क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके क्या करते हैं, ये रक्त को जमा देते हैं, जिसको उस क्रिया को हम कहते हैं एग्लूटिनेशन या समूहीकरण। उसमें क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त जम जाता है। यदि ब्लड ग्रुप AB है तो उसमें किसी प्रकार का प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होगा और उसमें प्रतिजन A और B दोनों ही उपस्थित रहेंगे। यदि ब्लड ग्रुप O है तो उसमें दोनों प्रतिरक्षी A और B उपस्थित रहेंगे और उसमें प्रतिजन कोई भी उपस्थित नहीं रहेगा। तो ये इस सारणी के आधार पर अपने को पता चल रहा है कि ब्लड ग्रुप किस प्रकार से बनते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप बनने में ये जो प्रतिरक्षी और प्रतिजन है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब इनके बारे में, इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में और इसके बारे में। दोस्तों, ये जो AB है, AB रक्त समूह, क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण ये सबसे रक्त ले सकता है, तो इसको हम सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह भी कह सकते हैं। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है, AB। और ये जो O है, इसमें कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है, कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। कोई एंटीजन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो प्रतिरक्षी है वो किसी प्रकार की क्रिया नहीं करेगा। तो ये जो O है ये सबको रक्त दे सकता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कहा जाता है। सार्वत्रिक दाता, ये चीज क्लियर है। यहाँ पे प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है कि भाई सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है या सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो अपने को आंख बंद करके अपना जवाब होना चाहिए कि जो AB रक्त समूह है वो सार्वत्रिक ग्राही है, यानी कि सबसे रक्त ले सकता है, और ये जो O है ये सार्वत्रिक दाता है, यानी कि सबको रक्त दे सकता है। अब इसके अलावा आप यदि कभी ब्लड ग्रुप चेक करवाने गए होंगे तो आपने सुना होगा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या A नेगेटिव, B नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये कहाँ से आया, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों, मकाका रिसस प्रजाति के एक बंदर पर, मकाका रिसस एक बंदर है, इस बंदर की प्रजाति पर रिसर्च किया गया और इसके रक्त में, इसके खून में एक कारक की खोज की गई। उस कारक को नाम दे दिया गया RH कारक। ये कारक, इस कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति बहुत मायने रखती है या बहुत महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण कैसे होती है ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में जो 85% आबादी है, 85% आबादी, उसमें RH कारक पाया जाता है और उन्हें हम RH पॉजिटिव कहते हैं, और 15% ऐसे हैं जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता, उन्हें हम RH नेगेटिव कहते हैं। तो ये RH कारक की, अब इसकी क्या भूमिका होती है। दोस्तों, यदि RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रक्त RH नेगेटिव वाले व्यक्ति से मिला दिया जाता है तो उसके रक्त में परस्पर क्रिया होती है और रक्त का थक्का बन जाता है, यानी कि रक्त जम जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये RH
कारक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रक्त समूह के अंदर। ये रक्त समूह हो गए, RH कारक हो गया। अब इसके बारे में हम रक्त के कार्य के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि रक्त का क्या काम होता है शरीर के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो है ऑक्सीजन और CO2 इनका आदान प्रदान करता है। विभिन्न अंगों की कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, ये आदान प्रदान करता है। इसके अलावा हम जो भोजन करते हैं और उस भोजन से जो भी पोषक तत्व है, उन पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, रक्त ही पहुंचाता है। तो पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये भी एक रक्त का कार्य है। इसके अलावा रक्त शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, रक्त बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो ये कुछ रक्त के कार्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र के प्रमुख जो महत्वपूर्ण अंग है, जिन्हें हम वाहिनियां कहते हैं, जिनके माध्यम से रक्त अलग जो शरीर के सारे भाग हैं उन भागों तक पहुंचता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली जो क्लास होगी उसमें हम रक्त वाहिनियों और हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।